अगर हम दवाई की बात करें, दवाइयाँ लाइफ सेविंग है मगर बहुत सस्ती हैं। वो करीब 25-30 रुपए की दवाइयाँ हैं जो हमें जान बचा सकती हैं, हॉस्पिटल पहुंचा सकती हैं। एक होता है सॉर्बिट्रेट जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। उनके हम जिसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसको पसीना ज़्यादा हो रहा है, हमें लगता है कि उनको हार्ट अटैक है, तो उस केस में उनको हम सॉर्बिट्रेट नाम की गोली आती है, वो जीभ नीचे रख के उनको थोड़ा रेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। सॉर्बिट्रेट देने से पहले हम एक बार, अभी आजकल बीपी इंस्ट्रूमेंट हर जगह अवेलेबल हैं, तो बीपी चेक कर लेते हैं, इमरजेंसी में बीपी चेक कर लेते हैं, पल्स चेक कर लेते हैं। आजकल सब पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हैं। तो जिसका बीपी अच्छा है उनको तुरंत सॉर्बिट्रेट दे के हम उनको लेटा सकते हैं। दूसरी जो दवाइयाँ आती हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं वो होता है इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और अटोवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन। ये 4 दवाइयाँ हैं जो उनको हम तुरंत दे सकते हैं और उनको तुरंत इफेक्ट आना चालू हो जाता है, और जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तब तक उनको रिलीफ होना चालू हो जाता है। जी सर, तो ये बात हुई कि हार्ट अटैक आने के बाद हमें ये सारी प्रोसेस करनी है, CPR और दवाई जो दी, और उसके बाद की जो कंडीशन होती है कि आप रिकवर हो गए हार्ट अटैक से, तो उसके आफ्टर केयर क्या होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आफ्टर केयर, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद काफ़ी लोग साइकोलॉजिकली अटैक से बाहर नहीं आ पाते हैं। साइकोलॉजिकल अटैक है जो एक फैमिली ट्रॉमा है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। हार्ट पेशेंट को काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि अब अटैक आ गया, मैं अभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, अभी मैं वॉकिंग कम कर दूंगा, अभी मैं एक्सरसाइज कम कर दूंगा, अभी मुझे यहाँ जाना अलाउ नहीं है, टूरिज्म अलाउ नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जो उनकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है और उनको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है। तो हार्ट की ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उनको एक साइकोथेरापी की भी ज़रूरत पड़ती है, उनको अच्छे एक काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ती है जो उनको ये सपोर्ट कर पाए कि अभी हार्ट हेल्दी रखने में क्या करना है, कैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। ये सब फैक्टर बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए स्पेशल हम एक कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हार्ट में से रिकवर हो रहे हैं, या तो जिसको अटैक आया है, एंजियोप्लास्टी किया है, बाईपास किया है, वो सब के बावजूद उन्होंने नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकते हैं मैक्सिमम एफर्ट के साथ, वो हम ट्रेन करते हैं पेशेंट को। उसके लिए स्पेशल कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आता है, वो भी हम चलाते हैं, जिसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं कितना एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हार्ट पेशेंट भी सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, हार्ट पेशेंट भी पहाड़ पे सीढ़ी जा सकता है, हार्ट पेशेंट भी वॉकिंग कर सकता है, वो भी मैराथन जा सकता है। तो ये सब काफ़ी फैक्टर हैं जो लोगों को ऐसा रहता है, मिसकंसेप्ट रहते हैं कि ये सब हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर थेरापी के बाद अपना रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ एक हार्ट पेशेंट भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा लोगों की सोच ऐसा होती है, जेंडर वाइज होती है, कि औरतों को कम हार्ट अटैक आता है क्योंकि वो घर पे रहती है और कम काम करती है, उनकी भागदौड़ी वाली लाइफ नहीं होती है। और जो आदमियों को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि वो भागदौड़ वाले काम ज़्यादा करते हैं, श्रम वाले काम ज़्यादा करते हैं। तो इसमें क्या तथ्य है? तथ्य है उसमें ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल है कि यंग एज में थोड़ा वेरिएशन है। जो हम रेशियो देखते हैं तो जो यंग एज में फीमेल्स में हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती हैं। ओल्डर एज में जो पोस्ट मेनोपॉजल फेज बोलते हैं उसमें फीमेल्स को भी इक्वल चांस रहते हैं हार्ट अटैक आने का जितना मेल को है। मगर हाँ, नो डाउट दिस इज अ साइंस कि फीमेल को यंग एज में हार्ट अटैक मेल के कंपेयर में कम आते हैं। दैट इज़ फैक्ट।